दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं देश के अंदर एक नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन होने वाला है। जी हाँ, देश के अंदर जो अभी फिलहाल जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार है, जो 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। तो इसके मद्देनजर रखते हुए अब एक नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति होना है, और इस नियुक्ति का के लिए जो बैठक होनी है कमेटी का, वो 17 फरवरी को रखा गया है। और इस बैठक में 3 लोग शामिल होते हैं। एक नेता प्रतिपक्ष जो देश का है राहुल गांधी, वो शामिल होंगे, और साथ ही साथ जो सत्ताधारी नेता पार्टी है उसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे शामिल, और साथ ही साथ उनके कोई एक मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। और फिर उसके बाद जो है इसमें बहुमत के आधार पर नए चुनाव आयुक्त का नियुक्ति होगी। उसके सिफारिश पर जो है वो देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू उन्हें नियुक्ति प्रदान करेंगी। तो आपको बता दो, आज इन्हीं चीजों के हम बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम बात राजीव कुमार की कर लेते हैं। देश का मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त जो है सीसी राजीव कुमार है, जो 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले नए सीईसी के सिलेक्शन को लेकर के 17 फरवरी को बैठक बुलाई गई है, और इस मीटिंग्स में पीएम मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कमेटी की सिफारिश के बाद जो है अगले सीईसी की नियुक्ति करेगी राष्ट्रपति। और अभी तक जो रूल बना हुआ आ रहा है उसके हिसाब से जो सबसे सीनियर ईसी होते हैं उन्हीं को सीईसी के रूप में प्रमोट किया जाता है। जो सीनियर आईएएस होते हैं, ईसी होते, इलेक्शन कमीशन होते हैं, उन्हीं को सीईसी के रूप में प्रमोट किया जाता रहा है। राजीव कुमार के बाद जो अगला नंबर है, जो सीनियरिटी के आधार पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ज्ञानेश कुमार जो है वो सबसे सीनियर ईसी है। उनका कार्यकाल अगर उन्हें बनाया जाता है सीसी, तो 26 जनवरी 2029 तक होगा। ऐसे में एक नए सीसी की नियुक्ति किया जा सकता है। सुखबीर सिंह दूसरे ऐसे ईसी है जो उनके बाद सीनियोरिटी रखते हैं। तो क्या ज्ञानेश कुमार के नाम पर सहमति बन पाएगी? क्या राहुल गांधी उनके नाम पर सहमति हो पाएगा? आपको बता दूं, सीएसी की नियुक्ति में पहले कुछ अलग रूल थे। उसमें एक नेता प्रतिपक्ष होते थे, एक देश के प्रधानमंत्री होते थे, और तीसरा जो होता था वो देश के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, वो शामिल होते थे। लेकिन मोदी सरकार ने इसे ऑर्डिनेंस ला करके उसमें देश के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हें हटा करके अपने ही एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया था। तो इस तरीके से बार बार विपक्ष जो है वो आरोप लगाता रहा है कि ये सीसी की नियुक्ति जो है वो एक पक्षपाती रूप से किया जा रहा है। जो सत्ता पक्ष के नजदीक होते हैं उन्हें ही बनाया जाए, क्योंकि दो अगर आप बहुमत के आधार पर भी अगर चुनेंगे तो दो केंद्रीय सत्ताधारी पार्टी के नेता होते हैं, और एक विपक्ष के होते हैं, उसका कहाँ चल पाएगा। तो इसको लेकर के नए चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसले देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी ये मामला काफी गर्म है। आपको बता दूं, दिल्ली चुनाव की घोषणा के बाद वक्त ही राजीव कुमार ने बताया था कि उसका रिटायरमेंट का प्लान क्या है। वो रिटायरमेंट होने वाले हैं। बिहार झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रहे राजीव कुमार मई 2022 में सीईसी नियुक्ति किए गए थे। इनके नियुक्ति पर भी सवाल किया गया था, उठाया गया था। उनके कार्यकाल में लोकसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर के अंदर भी विधानसभा चुनाव हुए। इनके अलावा 2022 में राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ। 2023 में कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और 2025 में हालिया चुनाव जो है वो दिल्ली का हुआ है। जनवरी में दिल्ली की चुनाव घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था, रिटायरमेंट का प्लान, उन्होंने कहा था कि मैं अगले 5 महीने तक खुद को डिटॉक्सिफाई करूंगा, हिमालय जाऊंगा, मीडिया की चकाचौंध से दूर रहूंगा, और मुझे कुछ एकांत चाहिए। और उन्होंने इच्छा जताई है कि वो गरीब बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं। अब राजीव कुमार के जो कार्यकाल रहा है वो एक विवादित कार्यकाल रहा है, और होना भी चाहिए। जब विपक्ष उनसे सवाल पूछते थे, जब उन चीजों से मांगते थे, कार्रवाई की मांग करते थे, तो वो शेरो शायरी करते थे।
यानी राजीव कुमार का जो कार्यकाल रहा है वो बेहद विवादित रहा है और मुझे लग रहा है कि इससे नीच और बेकार चुनाव आयुक्त देश ने आज तक नहीं देखा है। जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में धांधली करवाया, चाहे वो अन्य राज्यों में धांधली करवाया हो, इससे बेकार और रोस्ट सीईसी आज तक देश ने नहीं देखा है। आपको बता दूं, राजीव कुमार के कार्यकाल के दौरान चुनाव आयोग पर कई आरोप लगे हैं। विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ भाजपा का पक्ष लेता है, ये खुलकर लेता था। साथ ही ईवीएम पर सवाल उठाते हुए उन्हें हैक किया जा सकता है का दावा भी किया गया था। इस पर राजीव कुमार ने कहा था कि ईवीएम हैक नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक जांच के कई स्टेट में सफल रही है। वही चुनाव में गड़बड़ी के हर दावे की कड़ी जांच करने के बाद उन्हें खारिज किया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी इन दावों को खारिज किया जा चुका है। इस टेक्नोलॉजी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों को कायम रखा है, ये राजीव कुमार का मानना था। और वोटर टर्नआउट के आंकड़े जारी करने में देरी से लेकर के चुनाव आयोग की आलोचना हुई है। आपको बता दूं, देश के अंदर ऐसा रूल था कि पहले चुनाव 5 बजे खत्म होता था और 7-8 बजे तक फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया जाता था चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन ये महोदय 3 दिन के बाद चुनाव आयोग डाटा जारी करते थे, उसमें भी 3%, 4%, 5% तक का वोट शेयर बढ़ा करके। तो इस वजह से लोगों का मानना था कि ये चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल पक्षपाती है, इस वजह से इनका जो है आलोचना भी होता था। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि चुनाव आयोग ने भाजपा के सामने समर्पण कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में पार्टी और उनकी हार के पीछे राजीव कुमार और केंद्र सरकार की मिलीभगत पर भी आरोप लगाया था। आपको बता दूं, ईसी की नियुक्ति देने वाली याचिका पर भी अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। इस पर सुनवाई जो है वो 19 फरवरी को होनी है और बैठक 17 फरवरी को बुलाया गया। आप समझ सकते हैं क्रोनोलॉजी क्या है। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई जो है वो 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन केस लिस्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिनेश्वर सिंह के बेंच के सामने मामला उठाया था। आपको बता दूं कि प्रशांत जो वकील है प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा था कि सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, ऐसे में सरकार नए सीईसी की नियुक्ति कर सकती है, इसीलिए कोर्ट इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। और 19 फरवरी को तारीख देते हुए उन्हें कहा गया है कि 19 फरवरी को इस मामले पर हम सुनवाई करेंगे। उन्होंने कहा है, अदालत ने यह भी कहा है कि फैसले के अधीन होगा, इसलिए चिंता की बात उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वो अदालत के अधीन ही होगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो है अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा हुआ है। तो ये एक जो संविधान लाया गया था केंद्र सरकार की ओर से, उस संविधान को चुनौती दिया गया है। आपको बता दूं, 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि सिलेक्शन का पैनल में सीजीआई का शामिल करना जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने इस फैसले पर कहा था कि आयुक्तों की नियुक्ति के लिए उस पैनल में सीजीआई का होना जरूरी है। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई शामिल होंगे। इससे पहले सिर्फ इसे केंद्र सरकार ही चयन करती थी। यह कमेटी सीईसी और ईसी के नामों का सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। और कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक सांसद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई कानून बना नहीं लेता है। आपको बता दूं, 21 दिसंबर 2023 को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा नया बिल लाया गया था और इस बिल में केंद्र सरकार ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल जुड़ा नया बिल लेकर के आया था और इसके तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा और इस पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। एक केंद्रीय मंत्री कोई भी शामिल हो सकता है। सीजीआई को इस पैनल से बाहर रखा गया था। 21 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान जो है यह बिल दोनों सदनों में पास हो गया था।
अब नए कानून पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी। जो नया कानून लाया गया था संसद में सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, उस पर आपत्ति जताया गया था। अब इस कानून में विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ लाकर उसे कमजोर कर रही है। विपक्षों का आरोप है कि सरकार जो है विपक्षों के खिलाफ और आयोग के खिलाफ, जो संविधान पीठ है उनके खिलाफ बिल ला करके उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि कानून की धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं मिलता है। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म का मतलब यह हुआ कि सरकार के अलावा 2 अन्य मैकेनिज्म का भी होना जरूरी है जो इसको पूरा करती है, लेकिन यहाँ पर 2 मैकेनिज्म सरकार का ही है और एक विपक्ष का है। इस विवाद के बीच केंद्र ने 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह को संघ को इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त भी किया था। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले कैसे चुने जाते थे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के कानून नहीं था, तो इसका प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में थी और सचिव स्तर के मौजूदा या रिटायर हो चुके अधिकारियों की सूची तैयार की जाती थी। इस कई बार सूची में 40 नाम तक होते थे और इनके 3 पैनल के आधार पर 3 सदस्यों का नाम चुना जाता था। मतलब कुल मिलाकर के 40 लोगों का नाम चुना जाता था, जिसमें 3 लोगों की नियुक्ति की जाती थी। इन नामों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके कोई एक नाम राष्ट्रपति के पास भेज देते थे। नाम के साथ इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से एक नोट भेजा जाता था और जिसमें उस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह बताई जाती थी। यानी उसके राष्ट्रपति के पास जो भेजा जाता था पत्र, उसमें एक नोट भी भेजा जाता था। उसके बाद इस कार्यकाल का 6 साल या 65 साल की उम्र में जो भी हो, यानी इसका कार्यकाल मैक्सिमम 6 साल या 65 साल की उम्र से जो भी पहले तक होता था, उनकी नियुक्ति सीईसी के रूप में की जाती थी। इस प्रक्रिया से चुनाव आयोग चुने जाते थे और इसमें जो सीनियर होता था उसे चुनाव आयोग नियुक्त किया जाता था। यानी सीनियोरिटी के आधार पर जो है वो चुनाव आयोग नियुक्ति करते थे। चुनाव आयोग में कितने चुनाव आयुक्त हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 चुनाव आयुक्त हो सकते हैं, उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। अनुच्छेद 324(2) का कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकता है। इनकी संख्या कितनी हो सकती है? आजादी के बाद चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। 16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 2 आयुक्तों की नियुक्ति और की और कुल मिलाकर के इसमें बहुसदस्यीय नियुक्तियां बन गई। ये नियुक्तियां 90 आम चुनाव से पहले की गई थी। आरवीएस पेरी शास्त्री ने पर करने के लिए की गई थी। आरवीएस शास्त्री एक चुनाव आयुक्त था जो अपने मनमाने तरीके से फैसले लेते थे, तो उनके पर को कतरने के लिए 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। और 2 जनवरी 1990 को वीपी सिंह सरकार ने नियमों में संशोधन किया और चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्य बना दिया था। 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव ने फिर से इसमें अध्यादेश लाया और चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को मंजूरी दिया गया था। तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है 19 फरवरी को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होने वाली है वो एकदम फेयर तरीके से हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार के ही 2 लोग उसमें शामिल होंगे और एक नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे, तो ऐसे में उसका चलेगा, ये बहुत ही कम संभावना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो नया बिल है, नया प्रोसेस है, क्या वो प्रोसेस सही है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करते हुए जाए।